कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि आपकी जंग उसी के साथ है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। ये कहानी है अच्छ रायचंद और मीरा मेहरा की, जहां अच्छ एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिसके साथ बिजनेस करने का हर किसी का सपना है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत किसी में हो, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। अच्छा, हर लड़के का आइडियल और हर लड़की के दिल की धड़कन है, जिसे पाने का सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है, पूरा करना किसी के बस में नहीं है। अच्छा, रायचंद की 6 फीट हाइट, गोरा रंग, ब्राउन हेयर, नीली आंखें, शरीर की बनावट जिसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो बंदा जिम में कितना वक्त बिताता है। दूसरी तरफ है हमारी मीरा, जो कि अपने बड़े पापा के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी का भी एक राज है जो आपको आगे जाकर पता चलेगा। मीरा दिखने में भला की खूबसूरत है। गोरा रंग, 5 फीट 6 इंच हाइट, कमर तक के बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ, सुडौल नाक। तो कैसी होगी इनकी प्यार की कहानी, जो कुछ राज के तले बंद है, जो नफरत, बदले और जुनून से परे है। क्या ये सभी कांटों को पार कर अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर पाएंगे? सुबह का समय, मुंबई। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल की है, वो सुबह 6 बजे ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग कर रहा होता है। उसके कानों में हेडफोन लगा था और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा। उसका टी शर्ट पूरा पसीने से भीगा हुआ था। आसपास की सभी लड़कियों की नज़र बस उसी पर होती है। कुछ तो बस उसे देखने ही आती थी उस पार्क में। वो अपनी ही धुन में जॉगिंग कर रहा था। उसे आसपास किसी से भी कोई मतलब नहीं था। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे विश करता है। असिस्टेंट बोला, गुड मॉर्निंग सर। लड़का सर हिलाकर, सो राजीव, क्या अपडेट है? असिस्टेंट राजीव, सर आपने जो बोला था वैसा ही सब हुआ है, और आपकी सेक्रेटरी की भी आज ही इंटरव्यू है, तो आप देखेंगे। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें ही देखकर डर जाता है। लड़का, अच्छा रायचंद को किसी का ऑर्डर सुनना नहीं पसंद, मेरे पास डिटेल भेज दो और इंटरव्यू मिस्टर सिन्हा देख लेंगे, और मैं 2 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो ऑफिस के काम तुम देख लोगे, ओके? राजीव बोला, ओके सर। कुछ देर बाद वो लड़का, मतलब कि अच्छ भी अपनी कार लेकर अपने विला चला जाता है। रायचंद विला। अच्छ जब अपने विला में आता है तभी एक सर्वेंट उसके पास प्रोटीन शेक लेके आता है। अच्छ शेक लेकर अपने रूम में चला जाता है। अच्छ का विला एक लग्जीरियस विला था, जो कि क्रिस्टल का कस्टम बेड था। वो विला एक पूरे राजमहल की तरह था, जिसका राजा था अच्छ रायचंद। आज तक कुछ लोगों को छोड़कर उसके विला को किसी ने भी नहीं देखा था। अक्सर मीडिया ये जानने का प्रयास करती थी कि रायचंद विला दिखता कैसा है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। अगर कोई कोशिश करता था भी तो वो कहाँ गायब हो जाता था, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। जहाँ अच्छे एक नामी और नंबर 1 बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता था, वहीं कुछ लोग उसे डेविल भी बुलाते थे, क्योंकि सबको पता था कि वो अपने दुश्मनों के लिए कितना क्रूर है। उससे दुश्मनी की आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की थी, जिसने कोशिश की भी वो बचा ही नहीं। अच्छ को सब जानकर भी सबके लिए वो एक पहेली था, जिसके बारे में कोई भी उतना ही जानता था जितना वो चाहता था। शहर के सभी बड़े नामी इंसान उससे अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद अच्छ तैयार होकर बाहर आता है। उसके पीछे एक सर्वेंट उसका एक बैग लेकर आ रहा था। वो ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है। इधर एक छोटा सा घर, जिसमें लगभग 2 कमरे, एक हॉल और एक किचन ही होगा। एक लड़की अपने रूम से निकल कर आती है। उसके सामने बूढ़ा आदमी होता है, जो कि अखबार पढ़ रहा था। वो लड़की उसके पास आती है और उसके पैर छूकर बोलती है, गुड मॉर्निंग बड़े पापा। वो आदमी उस लड़की को देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसके माथे को चूम कर बोलता है, गुड मॉर्निंग मीरा, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मीरा बोली, आज मेरा इंटरव्यू है बड़े पापा। आदमी, जिसका नाम निगम मेहरा है, ऑल दी बेस्ट बेटा। मीरा बोली, थैंक यू पापा, ओके अब मैं चलती हूँ। मीरा चली जाती है। करीब 3 घंटे बाद मीरा वापस आती है और निगम जी के गले लगकर बोलती है, पापा जी मुझे जॉब मिल गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। निगम जी भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाते हैं जहाँ 2 औरतों की तस्वीर होती है। निगम जी बोलते हैं, मीरा अपनी माँ और बड़ी माँ का आशीर्वाद ले लो। मीरा दोनों फोटो के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके आंखों से कुछ आंसू की बूंद गिर जाती है। निगम जी ये देखकर, निगम जी बोले, क्या हुआ मीरा? मीरा बोली, कुछ नहीं बड़े पापा, बस यही सोच रही थी कि अगर आज माँ और बड़ी माँ साथ होती तो। निगम जी बोले, वो हमेशा हमारे साथ है बेटा।
मीरा बोली, बड़े पापा, उस एक आदमी ने मुझे मेरी 2 माँओं का साथ छीन लिया। एक दिन मैं उसके गुनाहों की सज़ा दिला कर रहूँगी। निगम जी बोले, नहीं मीरा, तुम अब उसके बारे में नहीं सोचोगी। मैंने बहुत कुछ खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरे जीने की इकलौती उम्मीद हो बेटा। मीरा बोली, लेकिन बड़े पापा। निगम जी बोले, नहीं, अब कोई बात नहीं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। मीरा चली जाती है, लेकिन वो अपने आप से ही बोलती है, सॉरी बड़े पापा, लेकिन मैं उसे सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी। उसने बहुत ज़िंदगियाँ ली हैं, मैं ये नहीं भूल सकती हूँ। ये बोल वो चली जाती है। मीरा को अपनी जॉब अभी 3 दिन के बाद ज्वाइन करना था, इसलिए वो 3 दिन को खूब इंजॉय करना चाहती थी। इसलिए वो आज सुबह अपनी फ्रेंड ईसा से मिलने चली गई। वो जा ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है तो अनजान नंबर था। जब वो कॉल रिसीव करती है तभी उसने किसी की आवाज़ आती है और वो गुस्से से बोलती है, तुम हो, क्यों बार बार फ़ोन करते हो। वो उस अनजान का फ़ोन रखकर आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर एक कुत्ते के पूंछ पर पड़ जाता है। हमारी मीरा को कुत्तों से बहुत डर लगता था। मीरा डर जाती है और भागने लगती है, तभी वो एक शख्स से टकरा जाती है, जिससे वो शख्स मीरा को लेकर नीचे गिर जाता है। मीरा का ध्यान उस पर नहीं जाता है और वो जल्दी से उठकर जाती है और वो जल्दी से सॉरी बोलकर निकलने लगती है। तभी वो आदमी जिससे वो टकराई थी, वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे मीरा संभल नहीं पाती और उसके सीने से जा लगती है। वो गुस्से में कुछ बोलती, तभी उसे उस आदमी की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है, ब्रूनो स्टॉप एंड टेक बैक योर पोजीशन। इतना सुन वो कुत्ता, जो कि मीरा के पीछे भाग रहा था, वो शांति से वहाँ से चला जाता है। मीरा हैरान हो जाती है, तभी उसके कानों में उस आदमी की आवाज़ आती है। आदमी बोला, क्या तुम अपनी आंखें यूज नहीं कर सकती हो? अगर ऐसा है तो इन्हें डोनेट कर दो, किसी का भला हो जाएगा। मीरा बोली, ओह हेलो मिस्टर, मुझे ना आपसे या आपके उस कुत्ते से टकराने का शौक़ नहीं है। वो तो गलती से हो गया, और जब मैंने आपको सॉरी बोल दिया तो मुझे इस तरह से खींचकर खुद से चिपकाने का क्या मतलब है। ये बोलते हुए वो लगातार अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन तभी वो आदमी उससे बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को तो बस बहाना चाहिए होता है अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। उनसे टकराओ और उन्हें अपने जाल में फंसाओ, फिर उनके पैसों पर ऐश करो। इतना सुनते ही मीरा का पारा हाई हो जाता है और वो उससे बोलती है, ओ हेलो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम अमीर हो या फटीचर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे गलती से टकराई थी और यहाँ गलती तुम्हारी भी है। कौन पागल ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पर अपना कुत्ता लेकर आता है। इतना बोल वो आगे बिना कुछ सुने वहाँ से चल देती है। तभी उस लड़के के पास उसका बॉडीगार्ड आता है, जो कि बोलता है, सर आप ठीक हो? वो लड़की, मैं अभी उसे देखता हूँ। आदमी बोला, नहीं, उसे जाने दो, मुझे आज शाम तक उस लड़की की पूरी डिटेल मेरे टेबल पर चाहिए, और गाड़ी निकालो, हम विला चल रहे हैं। लेकिन आप तो आज, बॉडीगार्ड बोला। वो इतना बोलता है, तभी उसे उसकी खतरनाक आंखें दिखती है और वो चुप हो जाता है। वो आदमी बोलता है, अच्छा रायचंद को क्या करना है क्या नहीं, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, गेट बैक योर वर्क। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारा हीरो अच्छा रायचंद ही है, जिसे हमारी मीरा ने इतना कुछ सुना दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वहीं दूसरी ओर मीरा अच्छ को अपने मन ही मन में गालियां दिए जा रही थी। नाक कहीं का, अजगर जैसा मुंह लेकर मुझे सुना रहा था, अपने आप को हैंडसम समझ रहा था। नाक कहीं का, मेरा बस चलता ना तो इसे मैं एक पिटारे में बंद करके गंगा जी में बहा देती। बड़ा आया फ़ायदा उठा रही हूँ मैं कहने वाला। मुझे ना उसको एक चप्पल मार के आना चाहिए था, सारी हेकड़ी निकल जाती उसकी। बड़ा आया। मीरा अपने ही धुन में बोले जा रही थी। उसकी फ्रेंड ईसा कब से उसकी ये बकवास सुन रही थी। वो ये समझ गई थी कि मीरा का आज ज़रूर किसी से झगड़ा हुआ है, लेकिन किससे ये नहीं पता। तभी वो उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती है। ईसा बोली, बस कर मेरी माँ, कितना कोसेगी, पता चला वो बंदा कल के कल ही निकल लिया दुनिया से। मीरा बोली, ओके चल ठीक है, नहीं कोसती, अब आइसक्रीम खाने चले। ईसा बोली, चल ठीक है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने चल देती हैं। जहाँ वो आइसक्रीम खा रही होती हैं, वहीं पास के रोड पर एक BMW खड़ी होती है। उसमें बैठा शख्स मीरा को ध्यान से देख रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं, अच्छे ही होता है। मीरा बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी, जिससे कुछ आइसक्रीम उसके मुंह पर लगी होती है, जिसे देख अच्छ चिढ़ते हुए बोलता है, मैनलेस गर्ल। इतना बोल वो अपना सेट चढ़ाकर ड्राइवर को बोलता है कि वो आगे बढ़े। मीरा अपने घर आकर देखती है कि उसके बड़े पापा कोई दवा खा रहे होते हैं, जिसे देख मीरा डर जाती है और ज़ोर से बोलती है, बड़े पापा। निगम जी ये देखकर कि मीरा आ गई है, वो अपनी दवाइयाँ छुपाने लगते हैं, लेकिन मीरा देख लेती है और दवाइयों के बारे में पूछती है, तो निगम जी उसे बहाना बनाकर टाल देते हैं।
लेकिन मीरा को यकीन नहीं हो रहा था। वो उनके जाने के बाद उन दवाइयों की फ़ोटो लेकर रख लेती है, फिर डिनर की तैयारी करने चली जाती है। शाम का वक्त राय चंदवेला। अच्छ सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा होता है। उसके सामने एक आदमी फाइल लेकर बैठा था। वो उस फाइल को अच्छ को देता है। अच्छ उस फाइल को लेकर पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, तो मिस मीरा ने मेरी सेक्रेटरी की जॉब ली है, इम्प्रेस। तभी वो आदमी बोलता है कि सर, इनके बड़े पापा को एक बीमारी है जिसके बारे में इन्हें भी नहीं पता है, और एक बात और है, इनके असली पिता का कुछ पता नहीं है। लोग कहाँ से आए थे ये भी नहीं कोई जानता, लेकिन सब लोग इनके बड़े पापा की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छे उसे जाने को बोलता है और अपने कमरे में वो फाइल लेकर चला जाता है। यहाँ मीरा उन दवाओं की फ़ोटो ईसा को भेजकर उसके बारे में पता करने को बोलती है और निगम जी को खाना खिलाकर खुद भी खाकर सोने जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। कॉल उठाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, तो वो खुश तो होती है, लेकिन अपने 2 दिन के मस्ती के प्रोग्राम को कैंसिल होने का गम भी होता है। लेकिन वो फिर सब बात को इग्नोर करके सोने चली जाती है। फिर नहाकर वो किचन में अपने और निगम जी के लिए नाश्ता बनाती है। फिर तैयार होकर निगम जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर ऑफिस चली जाती है। जब मीरा ऑफिस पहुंचती है तो सभी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। लड़कियां तो जल भून रही थीं और लड़कों की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। अब मीरा लग ही रही थी इतनी प्यारी, तो कोई भी क्या करे। मीरा ने एक सिंपल सा प्लाजो सूट पहना था। इस सिंपल लुक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा वहाँ पर एक प्यून से राजीव का केबिन पूछती है और उसके केबिन में चली जाती है। वहाँ पहुँचकर राजीव को ग्रीट करती है। मीरा बोली, गुड मॉर्निंग सर। राजीव एक बार मीरा को देखता है, फिर बोलता है, गुड मॉर्निंग मीरा। राजीव बोला, आप मेरे साथ आइए। राजीव मीरा को पूरा ऑफिस दिखाता है और उसे उसका काम भी बताता है। मीरा बहुत जल्दी अपना काम सीख जाती है। राजीव बोला, मीरा सर आज आफ्टरनून में आने वाले हैं, तो तब तक तुम ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें रीड कर लो, ओके। मीरा बोली, ओके सर। राजीव मीरा के केबिन से निकलकर अपने केबिन में आता है और अच्छ को कॉल करके सब बताता है। उसके बाद अच्छ कुछ उससे बोलता है, जिसे सुनकर राजीव ओके बोल कॉल कट कर देता है। लंच टाइम हो जाता है। मीरा अपना लंच करने कैंटीन में जा ही रही होती है, तभी उसके लैंडलाइन पर राजीव कॉल करके बोलता है कि सर आ गए हैं। मीरा अपना लंच करने का डिसीजन कैंसिल करके सीईओ के केबिन में जाने लगती है। सीईओ के केबिन के बाहर जाकर मीरा दरवाज़ा नॉक करती है। तभी अंदर से एक कोल्ड वॉइस आती है, कम इन। मीरा गेट खोलकर अंदर जाती है तो शॉक्ड रह जाती है और उसके मुंह से अचानक निकलता है, हे भगवान, अजगर। मीरा के मुंह से अजगर सुनकर राजीव डर से उछल जाता है और अच्छ खा जाने वाली नज़रों से मीरा को घूरने, क्योंकि उसने आइसक्रीम पार्लर के बाहर मीरा के मुंह से खुद के लिए अजगर सुना था। तभी उसे राजीव की आवाज़ आती है, कहाँ है अजगर। अच्छ और मीरा दोनों उसकी ओर देखते हैं। राजीव एकदम से चुप हो जाता है। अच्छ बोला, मिस मीरा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। अब तक मीरा को समझ आ गया था कि अच्छ ही उसका बॉस है, तो वो अपना सर नीचे करके बोलती है, आई एम सॉरी सर। वो तभी उसे अच्छ की आवाज़ आती है, मिस मीरा यू कैन सिट। मीरा बैठ जाती है और थैंक यू बोलती है। अच्छ राजीव को जाने के लिए बोल देता है, फिर मीरा से पूछता है। अच्छ बोला, मिस मीरा, जब आप वेल एजुकेटेड हैं, फिर ये चोरी छिपे ला स्टडी का क्या मतलब है। अच्छ सीधे मीरा से पूछ लेता है। एक पल को मीरा शॉक्ड हो जाती है कि उसे उसके बारे में ये बात कैसे पता। ये तो बस ईसा और कुछ लोगों को ही पता है। मीरा थोड़ा अटकते हुए, सर आपको ये बात कैसे पता। अच्छ बोला, अच्छा रायचंद अपने सभी एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स रखता है, लेकिन आपके बारे में भी कुछ मिसिंग है। मीरा ये सुन पहले तो डर जाती है, फिर बोलती है, क्या सर, आप किस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छ बोला, यही कि आपकी लॉ स्टडी का रीज़न और आपके 5 साल पहले की लाइफ। मीरा राहत की सांस लेती है, फिर खुद को शांत करके अच्छ को जवाब देती है, सर आई थिंक मुझे यहाँ काम करना है, अपना रिश्ता पक्का नहीं करना है, जो मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फुल डिटेल दूँ। आपको मेरे काम से मतलब होना चाहिए, न कि पर्सनल लाइफ से। और रही बात मेरी लॉ स्टडी की, तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, आपको बस मेरे काम से मतलब होना चाहिए। अच्छ कहता है, मतलब है मिस मीरा, क्या पता आप मेरे किसी राइवल की भेजी हुई कोई जासूस हो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मीरा गुस्से से, सर अगर आप सबकी इतनी ही डिटेल रखते हैं तो ये भी पता कर ही सकते हैं कि मैं आपकी राइवल में हूँ या नहीं। एंड वन मोर थिंग सर, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरी ज्वाइनिंग कैंसिल कर सकते हैं, आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसे अच्छ की आवाज़ आती है,
मिस मीरा, आप शायद भूल रही हैं कि आपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसमें आप यहाँ से 6 महीने से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती। और अगर ये बोल वो थोड़ा रुक जाता है, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अगर आप छोड़ती हैं तो आपको एलिमनी में पूरे 1 करोड़ देने होंगे, सो अपनी जॉब कंटिन्यू करें। मीरा बोली, सर मैं तो अपनी जॉब कंटिन्यू ही करने आई थी, वो आप थे जो मुझ पर अपनी ये बेफजूल के सवाल छोड़ रहे हैं। अच्छा बोला, मेरा कोई भी सवाल बेफजूल नहीं था मिस मीरा, और ये बात आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी। मीरा वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि टाइम क्या हुआ है, फिर वो रिसेप्शन पर जाकर अच्छ की मीटिंग डिटेल लेती है और अच्छ को बताती है। पूरे टाइम अच्छ की नज़र मीरा पर ही होती है। जब मीरा जाने लगती है तो अच्छ बोलता है, मिस मीरा ये एक फ़ाइल है, जिसे रेडी कर लीजिए, कल ये मुझे चाहिए। मीरा फ़ाइल लेकर चली जाती है, लेकिन जब वो उस फाइल को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी बहुत गुस्से में अपने कुछ आदमियों को धमका रहा होता है। आदमी बोला, 5 साल हो गए लेकिन आज भी तुम लोग उसका पता नहीं लगा पाए। ये कहते हुए वो एक आदमी को शूट कर देता है। उसके गुस्से से सभी डरे होते हैं। वो आदमी अपने सोफे पर बैठकर, मुझे 1 महीने में वो दोनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे कि नहीं। सभी एक साथ बोले, ओके बॉस, बोलकर निकल जाते हैं। फिर वो आदमी अपना सर पीछे करके बोलता है, आखिर कब तक बचोगी बेटी। ये बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर किसी को कॉल करके बोलता है, लड़कियों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं, कल शाम को माल डिलीवर करना है। वहाँ से कुछ बोला जाता है, जी सुन वो खुश हो जाता है। शाम को जब मीरा ऑफिस से आती है तो वो देखती है कि उसके बड़े पापा उसका वेट कर रहे हैं। जब उसके बाद वो डिनर करके अपने रूम में जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखती है कि स्क्रीन पर नाक फ्लैश हो रहा था। मीरा जैसे ही अपने फ़ोन पर अच्छ का कॉल देखती है, खुद से बोलती है, अब इस बिस्तर नाक को क्या चाहिए। ये बोल वो फ़ोन उठाती है और जैसे ही हेलो बोलती है, उधर से अच्छ की कोल्ड वॉइस आती है। अच्छा अपनी बात कहकर कॉल कट कर देता है। कॉल काटने के बाद भी मीरा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। मीरा अपने फ़ोन को घूर कर देख रही थी, जैसे वो फ़ोन न होकर अच्छ हो। उसे गुस्सा आ रहा था अच्छ की बातों पर। उसने झल्लाकर बोला, उसने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है। तभी उसे अच्छ की बातें आ जाती है, जो उसने कहा था कि तुम मेरी 24 आवर सेक्रेटरी हो, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें अपने काम के लिए बुला सकता हूँ। और यह इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो उसने अपनी बेवकूफ़ी में पूरा नहीं पढ़ा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। वो देखती है कि अभी तो 10 बज रहा है। फिर वो बोलती है, इस टाइम तो कैब भी जल्दी नहीं मिलेगी। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर अच्छ का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, कैब की ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है। इतना पढ़कर मीरा अच्छ को बोलती है, इस राक्षस को कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी। ये बोलकर रेडी होकर अच्छ मेंशन के लिए निकल जाती है। आधे घंटे बाद मीरा अच्छ के मेंशन पहुंचती है। वो देखती है कि अच्छ का मेंशन बहुत ही लग्जीरियस था, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देती है। और वैसे ही उसे बस अपने काम से मतलब था, ना कि उसके उस लग्जीरियस मेंशन से। अंदर दक्ष अपने लैपटॉप में बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि मीरा को उसके मेंशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि आज तक जिसने भी उसके मेंशन को देखा है वो देखता ही रह गया है। लड़कियां तो वहां आने को तरसती हैं, लेकिन मीरा एकदम अलग है। तभी राजीव उसे बताता है कि मीरा आ गई है। जब एच सामने देखता है तो मीरा एक सिंपल सा सूट पहनी होती है, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसने एक वाइट और ब्लू रंग का सूट पहना होता है और अपने बाल खुले रखे थे। एक बार को तो अच्छ भी उसमें खो जाता है। जल्दी ही अच्छ अपने सेंस में वापस आता है। फिर वो मीरा से बोलता है, सो मिस मीरा, आप जाएं और खाना बनाएं, मुझे और राजीव को बहुत भूख लगी है। मीरा बोली, सर आपके घर में कुक नहीं है, और वैसे भी मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी कुक नहीं जो आपके लिए खाना बनाऊँ। अच्छ बोला, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हारा पहला काम मेरी सारी बातें मानना है, मेरे सारे काम करना है। मेरे घर में कुक है, लेकिन वो कुछ दिन छुट्टी पर है, तो आप जाइए और अपना काम कीजिए। मीरा गुस्से से अच्छा को मन ही मन कोसते हुए किचन में चली जाती है। राजीव जो कब से ये सब देख रहा था, वो आखिर में बोल पड़ता है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने आज ही कुक को अपने मन से छुट्टी पर भेज दिया, फिर मीरा को बुलाकर खाना बनाना, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा बोला, पहले तो ये मेरा ऑफिस नहीं है जो तू मुझे सर या बॉस बोले। राजीव बोला, सॉरी यार, लेकिन ये सब क्या है, तू क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है। राजीव अच्छे के साथ उसके मेंशन में ही रहता है। राजीव एक अनाथ है, जिसे अच्छे ने 10 साल पहले अपने साथ लाया था, क्योंकि वो उसे सड़क पर बेहोश मिला था।
अच्छ को उसे देख अपना समय याद आता है। अब अच्छ के लिए उसका सब कुछ केवल राजीव ही है और राजीव के लिए अच्छ। राजीव अच्छ को अपने भाई दोस्त की तरह प्यार और पिता के समान सम्मान देता है। अच्छ डेविल स्माइल के साथ बोलता है, तू बस देखता जा, और कर भी क्या सकता हूँ मैं, राजीव बोला। थोड़ी देर में मीरा खाना तैयार करके उन्हें बुलाने जाती है। जब वो दोनों डिनर टेबल पर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मीरा ने इतने कम समय में इतना कुछ बना दिया था। पालक पनीर, जीरा राइस, पराठे, रायता, सलाद और मीठे में रसमलाई। दोनों को खाना देखकर मुंह में पानी आ गया। दोनों खाने लगे। राजीव तो मीरा की तारीफ किए नहीं थक रहा था, लेकिन अच्छ कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस चुपचाप खाना खाए जा रहा था। हालांकि खाना उसे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन वो मीरा को कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपना खाना खाता है। राजीव मीरा को देखकर कहता है कि वह भी उसके साथ बैठ जाए खाना खाने, लेकिन मीरा यह कह के मना कर देती है कि उसने अपने घर पर डिनर कर लिया है। उसके बाद राजीव उससे पूछता है, मीरा तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसकी बात पर मीरा कहती है, मेरे सिर्फ बड़े पापा हैं, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजीव बस ओके कह देता है, फिर अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है। डिनर खत्म करने के बाद मीरा जब घर जाने लगती है, तब अच्छ के कहने पर राजीव मीरा को घर छोड़ने जाता है। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। एक दिन अच्छ अपने केबिन में बैठा काम कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। आदमी बोला, सर उसकी बेटी का पता चल गया है और मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल कर दी है। अच्छा ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है, फिर अपने मेल चेक करने लगता है। जैसे जैसे अच्छ मेल चेक कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। राजीव जो कि अच्छ के सामने बैठा था, वो जब अच्छ के पास आकर देखता है तो उसके मुंह से इतना ही निकलता है, ये तो वो। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। फिर जब वो अच्छ की बात सुनता है तो फ्रीज हो जाता है। इधर मीरा अपने डेस्क पे अपना काम कर रही थी, तभी उसके पास रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। जब वो फ़ोन उठाती है तो उधर से जो बोला जाता है उसे सुनकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से भागकर ऑफिस से निकल जाती है। टैक्सी में बैठकर कहीं चली जाती है। इधर अच्छा अपने मेंशन में बने एक सीक्रेट रूम में जाता है। उसके सामने की वॉल पर कुछ फ़ोटो होते हैं, जिसमें एक कपल की फ़ोटो होती है जो कि लगभग 35 या 40 साल के होंगे। उसकी दाईं ओर में एक 18 साल की लड़की और बाईं ओर एक 5 साल की लड़की की फ़ोटो होती है। अच्छा उन फ़ोटोज़ को देखकर बोलता है, अब आप सबकी मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। अच्छा अपनी आंखें बंद करता है तो सामने कुछ दृश्य आते हैं। उसके सामने 2 लोगों की लाशें और एक लड़की बेजान सी पड़ी थी। उसके सामने एक जलता घर। तभी वो लड़की खुद को संभालते हुए उस जलते घर में घुस जाती है। एक लड़का जो कि 9 साल का होता है, वो जोर जोर से बोलता है, मेरी दी को, मेरी मायू को बचा लो। तभी अच्छा अपने फ़ोन की रिंग की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आता है। जैसे ही अच्छा का फ़ोन रिंग करता है, वो अपनी सोच से बाहर आता है। वो देखता है कि उसके फ़ोन पर रॉकी नाम फ्लैश हो रहा था। वो फ़ोन उठाता है तो उधर से रॉकी बोलता है, सर मिस मीरा के पापा को हार्ट अटैक आया है, वो अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना इम्पॉसिबल है। अच्छा बोला, ओके। इतना बोल वो फ़ोन कट कर देता है और बोलता है, अब मैं बताता हूँ कि कैसा लगता है जब किसी अपने को दर्द में देखो तो। ये बोल वो अपने रूम में चला जाता है और बाथरूम में शावर लेने लगता है। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, लेकिन उसके जलते दिल को ठंडक नहीं मिल रही थी। शायद वो ठंडक किसी की बर्बादी से ही मिल सकती थी। कुछ देर में वो बाहर आता है। इस समय वो सिर्फ एक टॉवेल में था। उसके बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। इस समय अगर कोई भी लड़की उसे देख लेती तो वो उसकी होने के लिए तड़प जाती। तभी उसके रूम का इंटरकॉम बजता है। वो उठता है तो उधर से एक सर्वेंट बोलता है, सर एक मैडम आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा बोला, उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। ये बोल वो कैजुअल कपड़े पहनता है और मिरर में देखकर बोलता है, आखिर तुम आ ही गई, अब देखो मेरा वार। ये बोल वो नीचे चला जाता है। नीचे मीरा उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई और परेशान है। जब मीरा अच्छ को देखती है तो वो उसके पास आकर बोलती है, सर प्लीज़ हेल्प मी सर, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा बोला, रिलैक्स मिस मीरा, पहले आप बैठ जाइए और साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। मीरा बोली, सर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 40 लाख रुपए चाहिए। सर प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी, प्लीज़ सर।
अच्छ बोला ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारे पापा के ठीक होने तक की पूरी जिम्मेदारी भी लूँगा और यह श्योर करूँगा कि उनका ऑपरेशन अच्छे से अच्छे डॉक्टर करें और उन्हें अच्छे से अच्छे फैसिलिटी मिले। इसके लिए मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊँगा। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कुछ कहने ही वाली होती है कि अच्छ की आगे की बातें सुनकर चुप हो जाती है। अच्छ बोला लेकिन मैं आपकी मदद करूं क्यों, मुझे क्या मिलेगा? मीरा बोली सर आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी, आप जो बोलेंगे वो मैं बनाकर खिलाऊंगी, आपके सारे काम भी कर दूंगी, बट प्लीज़ मेरे पापा की जान बचा लीजिए, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, प्लीज़ सर। अच्छ बोला मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मीरा बोली मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। ये सुनते ही अच्छ किसी को कॉल करके बोलता है। अच्छ बोला राजीव अभी जाकर सिटी हॉस्पिटल में निगम मेहरा के ट्रीटमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करो और जल्दी ही उनके ऑपरेशन की तैयारी करवाओ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। फिर वो मीरा की तरफ देखता है तो मीरा बोलती है थैंक यू सर, मैं आपका। वो कुछ बोलती तभी उसकी बात को काटते हुए अच्छ बोलता है मैंने कोई एहसान नहीं किया है, अब तुम मेरी शर्त बिना सुने मान गई तो मुझे ये करना ही था। तो अब आते हैं मेरी शर्त पर। मीरा बोली क्या शर्त है आपकी? अच्छ मीरा के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करके उसके कानों में कुछ बोलता है तुम्हें मेरा होना होगा, मेरी मिस्ट्रेस बनकर मेरे साथ रहना होगा। मीरा जो खुद को अच्छ की बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो उसकी बातें सुनकर दंग रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो क्या सही था। वह अपनी भरी आंखों से अच्छ की ओर देखती है जो उसे डेविल स्माइल लिए देख रहा था। मीरा अभी भी अच्छ की बातों से सदमे में थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ उसके बड़े पापा जो उसके लिए सब कुछ थे और एक तरफ अच्छ की शर्त। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसे बड़े पापा थे जिन्होंने अपना सब कुछ मीरा के लिए कुर्बान कर दिया था और एक तरफ उनकी सीख। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके फ़ोन पर ईसा का फ़ोन आता है जिसमें वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और इधर से ईसा बोलती है। ईसा बोली मीरा तू कहाँ चली गई है? यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अंकल के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनका ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा, नहीं तो। मीरा उसकी बातों को काट करके बोलती है उनसे बोलो तैयारी शुरू करें, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। बोल इतना फ़ोन कट कर देती है। मीरा ने अब फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। मीरा बोली मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है सर। अच्छा एक विजयी मुस्कान के साथ अपने एक आदमी को फ़ोन करके बोलता है जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, जाके मिस्टर निगम मेहरा के ऑपरेशन का बिल पे कर दो और मेक श्योर कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। इतना बोल वो फ़ोन काट देता है और मीरा से बोलता है कुछ देर में तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तुम अपने घर जाओ और शाम को मेरा असिस्टेंट तुम्हें लेने जाएगा, तो तुम अपना लगेज साथ लेके यहीं शिफ्ट हो जाना। ये बोल वो चला जाता है। मीरा यहाँ थके कदमों से उठती है और अच्छ के विला से चली जाती है। वो पैदल ही रास्ते पर जा रही थी। बाहर मौसम भी अच्छा नहीं था, दिन में भी रात की तरह हो गया था। पूरे आसमान में काले बादल छाए थे। तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन मीरा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस चले जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी लेकिन उनमें आंसू बिल्कुल भी नहीं थे। होते भी कैसे, जो खुद ही खुद का सौदा करके आई हो वो क्या खुश होगी क्या दुखी। अचानक से वहीं रोड पर बैठ जाती है और घुटनों में अपना सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वो देखती है तो उसे एक औरत दिखती है जिसे देखकर बोलती है मीरा बोली आप। दूसरी ओर अच्छ फिर उसी कमरे में गया जहाँ पर सभी की तस्वीरें लगी थी। आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन सब की ओर देखे। अच्छ उन तस्वीरों को देखकर बोलता है जानता हूँ आज जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आप सभी बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन मैं अब अपने कदमों को पीछे नहीं लूँगा। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उसे मारूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा कर। उसे भी वही महसूस होना चाहिए जो मैंने महसूस किया था, जो आप दोनों ने महसूस किया था, वो सब उसे भी महसूस होना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। एक घर जिसमें एक औरत बैठी कुछ बना रही थी, शायद वो कोई स्वेटर बुन रही थी। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल की होगी वो आती है और बोलती है माँ आप अभी भी अपने हाथों को क्यों तकलीफ देते हो? आजकल कौन हाथ से बने कपड़े पहनता है, सभी को रेडीमेड ही पसंद आते हैं। औरत बोली ये मैं अपने अक्कू के लिए बना रही हूँ, उसे पसंद है। तभी एक आदमी अंदर आता है और वो बोलता है लेकिन आपका ये अक्कू आया क्यों नहीं अभी तक, कहाँ रह गया वो?
तभी एक 9 साल का लड़का घर में आता है जिसने एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ा था। लड़का बोला, पापा माँ मैं यहाँ हूँ। जब सब उसे और देखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ में उस लड़की को देखकर बोलते हैं, साथ में ये कौन है? लड़का बोला, ये मेरी फ्रेंड है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फिर मैं इसे से शादी करूँगा। उसकी ये बातें सुनकर सभी हंस देते हैं। ये थे आकाश रायचंद अच्छ के पिता। उम्र 48 साल। ये एक पुलिस अफसर हैं जो अपने काम के लिए सख्त हैं और अपनों के लिए मोम। ये अपने डिपार्टमेंट के सबसे काबिल ऑफिसर हैं। इन्होंने सभी केसों को बहुत ही ईमानदारी से सुलझाया है। ये अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही पसंद किए जाते हैं। क्षमता रायचंद अच्छ की माँ। उम्र 44 साल। ये एक फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन फिर इन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया, लेकिन अभी भी ये अपने घर से काम करती हैं जिसमें ये अपने बच्चों को और घर दोनों को संभाल सकें, जो ये बखूबी करती भी हैं। आसी अच्छ की बड़ी बहन। उम्र 18 साल। ये अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ली है। अब अक्कू को तो आप जान ही गए होंगे, हमारा प्यारा हीरो अच्छ रायचंद। उसके साथ जो लड़की है उसका नाम मायू है, जो कि 5 साल की है, अच्छ की फ्रेंड है। बेटा आपका नाम क्या है? आकाश जी मायू के पास घुटनों के बल बैठकर बोलते हैं, मेरा नाम मायू है और अक्कू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पापा ये ना मेरे स्कूल में नई नई आई है और इसने मुझसे दोस्ती की है। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, बिल्कुल मम्मा की तरह, इसलिए मैं भी इसी से शादी करूँगा जब बड़ा हो जाऊँगा, फिर हमारे भी 2 बेबीज़ होंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी एक औरत जिसकी उम्र यही कोई 40 साल के आसपास होगी, वो अंदर आती हैं और बोलती हैं, जी नमस्ते, मेरा नाम मंजू है, ये मेरी बेटी है, हम आज ही यहाँ आए हैं। आपके घर से 2 घर छोड़कर हमारा घर है। सभी मंजू को नमस्ते करते हैं, फिर सभी अपने बातों में लग जाते हैं और अक्कू मायू के साथ खेलने में। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि मंजू जी की अपने पति से नहीं बनती और वो अपने जेठ और जेठानी के साथ रहती हैं। उनके पति एक अय्यास और गलत काम करने वालों में से हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेती हैं क्योंकि वो कभी उनका नाम लेना ही नहीं चाहती हैं। मायू भी अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तभी आकाश जी का फ़ोन बजता है। उन्हें एक ज़रूरी केस के चलते वहाँ से जाना पड़ता है। आकाश जी को एक ऐसे आदमी का केस आता है जिसमें उसे एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसका बहुत ही इल्लीगल कामों में, जैसे प्रोस्टिट्यूट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और औरतों की दलाली भी शामिल थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। आकाश न जाने कब से ऐसे ही मौके की तलाश में थे और आज उन्हें ये मौका मिल भी गया। वो बहुत खुश थे, लेकिन क्या ये खुशी किसी बड़े खतरे का आगाज़ तो नहीं? कुछ देर बाद मंजू जी जब जाने लगती हैं तो अक्कू जिद करने लगता है कि मायू को ना ले जाएं, तो क्षमता जी भी और मंजू भी उसकी जिद के आगे हार जाती हैं और मायू को वहीं छोड़कर वह घर चली जाती हैं। जैसे ही मंजू जी घर में जाती हैं तो एक औरत एक आदमी बैठे होते हैं। उनके जाते ही वह दोनों जो बात कर रहे थे वो बात करते करते चुप हो जाते हैं। मंजू जी जानती हैं वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं। वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अक्कू मायू को अपने सारे खिलौने और चीज़ें दिखाता है। क्षमता जी दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो उन्हें आसी परेशान दिखती है, तो वो पूछती हैं, क्या बात है बेटा? तो वो अपनी माँ को देख रही थी। माँ, मेरी एक फ्रेंड काफ़ी दिनों से लापता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, कहाँ चली गई। उसके घर वालों से पता करो बेटा, पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। क्षमता जी ने जवाब दिया, मैं उसके घर वालों से क्या पता करूं, वो सब तो खुद उसे चाहते थे कि वो कहीं चले जाए, गायब हो जाए। वह सबको उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने उसकी बहन से पूछा तो बोलती है कि वो किसी के साथ भाग गई, जो कि वो ऐसी नहीं है मम्मा, मैं जानती हूँ। वह उसकी बहन बहुत बुरी है, वह तो उससे पहले से जलती थी उसकी खूबसूरती से। आपको पता है उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत टॉर्चर करती थी जब से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी। मंजू जी मायू को लेने के लिए आ जाती हैं। अच्छा अपनी फ्रेंड मायू के साथ खेल रहा था, वहीं मंजू जी और क्षमता जी गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। क्षमता जी बोली, मंजू जी आप बताइए ना, आपकी जेठानी क्यों नहीं आई? मंजू जी बोली, दरअसल वो माँ बनने वाली हैं, बहुत मुद्दतों के बाद उनकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आई हैं। आज भाई साहब उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। क्षमता जी बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी आसी आते हुए बोलती है, माँ आंटी आप दोनों ज़रा बताओ तो ये कैसा बना है। ये बोलकर वो अपने हाथों में पकड़ी हुई डिश उनके सामने करती हैं, जिसमें आसी ने कुछ पकौड़े रखे थे। मंजू जी उसे लेने जा रही थी कि क्षमता जी ने उन्हें रोक दिया और कहती हैं, आसी बेटा कितनी बार कहा है तुम बस अपनी पढ़ाई में ही एक्सपेरिमेंट किया करो, खाने पर नहीं।
अपनी डॉक्टरी सिर्फ अपने कॉलेज और पढ़ाई तक ही रखो बेटा, उसे किचन में मत इस्तेमाल किया करो। मंजू बोली, अरे ये आप क्या कह रही हैं बहन जी, बच्ची ने इतने प्यार से बनाया है और आप हैं कि। ये बोलते हुए वो एक पकौड़ा उठाकर मुंह में डाल लेती हैं, लेकिन तभी उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर क्षमता जी की हंसी निकल जाती है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। यह लड़की पढ़ाई में सिर्फ आगे है, किचन के मामले में अनाड़ी है और अपने साइंस के सारे फार्मूले किचन में यूज कर डालती है। शिकार बनते हैं हम लोग और आज आप बन गई। बोल जोर जोर से हंसने लगती है। उन्हें इस तरह से हंसते देखकर आशी का मुंह बन जाता है। वह मायूसी से मंजू जी को देखकर कहती है, क्या हुआ आंटी? होना क्या है, ये भी तेरे एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गए। मंजू जी अपना मुंह साफ करने के लिए पानी से अपना मुंह धोकर आईं और बोली, आशी बेटा इसमें आपने क्या मिलाया है? प्याज मिर्च और बेसन के सिवा उसने कुछ मेडिसिनल प्लांट का भी नाम लिया। ये सुनकर दोनों भी भौचक्की रह गईं। मंजू जी बोली, इसमें इतना सब क्यों मिलाया? वो क्या है ना आंटी, मैंने वो सब मिलाया ताकि स्वाद के साथ साथ इसे खाने से गैस और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। आशी कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस थी। वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों में भी वो थोड़ी भोली सी थी। आशी दिल से साफ एक लड़की थी जो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। वह हमेशा से डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करना चाहती थी और उसके सपने को आकाश जी और क्षमता जी अपना सपना मानकर पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आशी भी उतनी ही मेहनत करती थी। उसने अपने मेडिकल की पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले लिया था। वह अपने कॉलेज के टॉपर्स में आती है। इधर आकाश जी पुलिस हेडक्वार्टर में आने के बाद अपनी टीम के ऑफिसर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो मीटिंग को वहीं ख़त्म करके अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। एक सुनसान जंगल जहाँ आसपास कोई नहीं जाता था, वहाँ एक गुफा थी। वो बस बाहर से देखने में ही गुफा थी, लेकिन अंदर से वो आलीशान होटल से कम नहीं था। वहीं एक बड़े से हॉल में कुछ आदमी, जिनमें से ज़्यादातर शेख और बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, जो बाहर के समाज में तो इज्जत का मुखौटा ओढ़े घूमते हैं, लेकिन उनका असली रंग तो यहाँ पर नज़र आ रहा था। उनके सामने करीब 50 से 60 लड़कियाँ खड़ी थीं, जिनकी उम्र 12 से 22 साल की होगी। उन सभी की आंखों में खौफ और आंसू थे। वह सभी डर की वजह से कांप रही थी, और कांपे भी क्यों ना, क्योंकि आज उनका सौदा होने जा रहा था। तभी एक 40 साल का आदमी, जिसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था, उसने अपने एक हाथ में शिकार और दूसरे हाथ में एक लड़की को पकड़ा हुआ था। उस लड़की की उम्र भी यही कोई 19 साल होगी। वो भी डरी हुई थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके बदन पर जो कपड़े थे वो उसे जितना ढकने का काम नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा दिखने का काम कर रहे थे। उसके शरीर पर बहुत सारे दाग थे, जैसे उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से ज़बरदस्ती की गई हो। उसके गले पर भी दांतों के निशान थे। वह डरी सहमी सी उस आदमी के साथ खड़ी थी। वह आदमी बार बार उसके कमर पर, पीठ पर और गले पर हाथ फेर रहा था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चाह कर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। एक आदमी उस आदमी के पास जाकर साथ की लड़की को ललचाई नज़रों से देखकर बोलता है, सर, इस लड़की को देखकर तो लग रहा है कि आपने इसके अच्छे मज़े लिए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी एक बार। ये बोल वो उस लड़की को देखने लगता है, जिसके हाथों पर, गलों पर और उसके शोल्डर पर निशान थे, जो उसके साथ हुए हरकतों को बयां कर रहे थे। वो आदमी कुछ बोलता, तभी एक गोली की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी लोग उस ओर देखते हैं, जहाँ पर आकाश जी अपने साथ पुलिस फौज के साथ खड़े थे। आकाश जी बोले, अरेस्ट कर लो सबको। अरे गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? आप चाहे जिस किसी भी लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन कर सकते हैं। हम आपसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे। ये बोल वो मक्कारी से हंसने लगता है, जिसे सुनकर आकाश जी की गुस्से से नसें फूल जाती है। वो जाकर उस आदमी को एक ज़रदार घूंसा जड़ देते हैं, जिससे उसके होंठ फट जाते हैं और वहाँ से खून निकलने लगता है। आकाश जी बोले, तुझे क्या लगता है कमीने, सब तेरी तरह होते हैं? इस बार तू सही हाथों में लगा है। इस बार तुझे तेरे किए की सज़ा मिलेगी। तुझे क्या लगा तू छुप जाएगा और किसी को भी तेरी इन हरकतों का पता नहीं चलेगा? संजीव। अपना असली नाम सुनकर वो आदमी भौचक्का रह जाता है। आकाश जी बोले, क्यों, शौक लगा अपना असली नाम जानकर? सारी दुनिया में तो तू मिस्टर MSD के नाम से जाना जाता है, तो तेरा नाम मुझे कैसे पता? कोई नहीं, अभी बहुत साथ है तेरा और मेरा, बाकी बातें आराम से करेंगे। ये बोल वो संजीव को भी हथकड़ी पहना कर ले जाते हैं। संजीव बोला, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, तेरी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी इस किए की। ये बोलकर वो चला जाता है। आकाश का ध्यान वहाँ पर सभी लड़कियों पर जाता है, तो वो कुछ लेडी कांस्टेबल से बोल उन्हें ले जाती हैं। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो देखती हैं कि वो लड़की जिसे संजीव ने पकड़ रखा था, तब तक बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ी है।
आकाश उसे एक लेडी इंस्पेक्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाता है। 3 घंटे बाद हॉस्पिटल। आकाश और एक लेडी कांस्टेबल एक रूम से बाहर खड़ी थी। अंदर उस लड़की का इलाज चल रहा था। कुछ टाइम बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आती हैं और बोलती हैं। डॉक्टर बोली, सर उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से ज़बरदस्ती की गई है। उनके इंटरनल पार्ट्स बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गए। शायद वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट की गई हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर डॉक्टर चली जाती हैं। कुछ देर बाद आकाश जी भी घर आ जाते हैं। उस समय रात के 9 बज रहे थे। क्षमता जी बोली, क्या हुआ, कुछ परेशान हैं? आकाश जी बोले, बच्चे कहाँ हैं? क्षमता जी बोली, अक्कू सो गया है और आशी पढ़ाई कर रही है। आकाश जी बोले, तुम भी आराम करो। क्षमता जी उनके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ जी बताइए तो। आकाश जी एक गहरी सांस लेते हैं और सब बता देते हैं। सब सुनकर क्षमता जी की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। क्षमता जी बोले, क्या उन्हें ये सब बताना सही होगा? आकाश जी बोले, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना। क्षमता जी कुछ नहीं बोलती हैं। तभी आकाश जी का फ़ोन बजता है। वो जब कॉल उठाते हैं तो सामने से जो कहा जाता है वो सुनकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। आकाश जी को शॉक्ड देखकर क्षमता उनसे पूछती हैं, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आकाश जी बोले, उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। ये बोल वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल में उस लड़की के वार्ड के सामने होते हैं। कुछ देर में एक लेडी डॉक्टर बाहर आती हैं। आकाश जी बोले, डॉक्टर कैसी हैं वो? सॉरी लेकिन अब उसका बचना पॉसिबल नहीं है। वो एक रेप विक्टिम है। उसके साथ हुई दरिंदगी ने उसे मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर कर दिया था। उस पर उसका ऐसा कदम, सॉरी लेकिन अब शायद वो मुश्किल से आधे घंटे भी जी पाएँ, तो आप मिल सकते हैं। ये बोल वो चली जाती हैं और आकाश जी खुद को मजबूत कर उस लड़की के वार्ड में जाते हैं। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। वो थके हुए कदमों से खुद को मजबूत बनाते हुए उस लड़की के पास जाते हैं। वो उसके सिर पर अपने कांपते हुए हाथों को रखते हैं, जिससे वो लड़की भी अपनी आंखें खोल देती है। आकाश जी बोले, ऐसे क्यों किया तुमने बच्चा? आकाश जी के मुंह से खुद के लिए बच्चा सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने कांपते हुए होठों से बोलती है, आज बहुत दिनों के बाद किसी के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुना, जिससे लगा कि मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो बच्चा? ऐसा करने से पहले अपने घर वालों, माँ बाप के बारे में कुछ तो सोचा होता। वो कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? आकाश जी बोले। लड़की बोली, उन्हीं के पास जा रही हूँ। अब उनसे कहूँगी कि क्यों छोड़ गए। अगर वो होते तो आज ये सब नहीं हुआ होता। आकाश जी बोले, तुम्हारे साथ ये सब, तुम वहाँ कैसे पहुँची? जिस लड़की के सर से माँ बाप का साया उड़ जाए वो बाकी अपनों के लिए बोझ और समाज के लिए एक मौका बन जाती है। मैं भी अपने चाचा के लिए बोझ और अपनी चचेरी बहन के लिए उसकी शादी की रुकावट बन गई थी। मेरी खूबसूरती चाची और मेरी बहन के लिए जलन का कारण तो थी ही, साथ ही उसमें आग में घी तब बन गई जब मेरी बड़ी चचेरी बहन को देखने लड़के वाले आए और मुझे उसकी जगह पसंद करके गए। उन सब ने मुझे बहुत मारा। मेरे चाचा उस आदमी के यहाँ मुझे सिर्फ 5 लाख में बेच आए। वो आदमी मेरे पापा की उम्र का था, लेकिन 12 दिनों तक उसने मुझे न जाने कितनी बार नोचा। मैं तो बस मौत का इंतज़ार कर रही थी। भागने की कोशिश या खुद को मारने की कोशिश भी बेकार हो जाती, और उसके बाद वो जानवर मेरा हर रोज़ शिकार करता था। अब आप ही बताइए, ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करती? मुझे नहीं जीना था, खुद से ही घिन आती है। ये बोल वो रोने लगती है। उसकी सांसें भी अटक जा रही थी। आकाश जी उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाकर बोलते हैं, कौन है तुम्हारे चाचा, नाम बताओ। लेकिन तब तक वो अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। आकाश जी के हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। उनके पीछे खड़ी एक लेडी कांस्टेबल की सिसकने की आवाज़ जब आती है तो आकाश जी अपने होश में आते हैं और उस लड़की की खुली पलकों को बंद कर देते हैं। वो वहाँ से बाहर आते हैं और एक ऑफिसर से बोलते हैं, इसके बारे में कुछ पता चला? वो अफसर एक फ़ाइल आकाश जी की ओर बढ़ा देता है। आकाश जी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस फाइल को पढ़ने की। वो उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो फाइल लिविंग रूम में रख कर आगे बढ़ते हैं। तभी उनके कानों में आसी की आवाज़ आती है, पंखुड़ी। आकाश जी जब पीछे देखते हैं तो आसी एक फ़ोटो लेकर खड़ी थी। ये उसी लड़की की फ़ोटो थी जो फाइल से निकलकर गिर गई थी। आसी बोली, पापा पंखुड़ी की फ़ोटो आपके पास कैसे? क्या आप जानते हैं उसे? मैंने उसे उसके पापा की डेथ के बाद नहीं देखा। कहाँ है वो, आपको पता है? उसकी बहन कह रही थी कि वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन मैं जानती हूँ पापा, वो ऐसी नहीं है। उसकी बहन ही चुड़ैल है। उसे पंखुड़ी से हमेशा से जलन थी। आकाश जी आसी के सभी सवाल सुनकर बुत बने खड़े थे।
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दें। आशी की आवाज़ सुनकर क्षमता जी भी बाहर आ गई थी। आकाश जी ने बहुत ही हिम्मत करके पूछा, आशी तुम इसे कैसे जानती हो? पापा ये मेरी फ्रेंड है, 2 महीने पहले इसके पापा की डेथ हो गई थी, तब से ये कॉलेज आना बंद कर दी थी। मैंने इससे जब बात की तो इसने बताया कि इसके पापा के जाने के बाद इसके चाचा चाची और चचेरी बहन का स्वभाव बदल गया है। वो उससे घर के सारे काम कराते हैं और उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी है। फिर कुछ दिनों के बाद ही उसका फ़ोन भी आना बंद हो गया। मैंने इसकी बहन से पूछा तो उसने बताया कि वो किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई है। लेकिन पापा मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो तो बस पढ़ाई करना चाहती थी। उसकी माँ का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने, इसलिए वह अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती थी ताकि वह एक डॉक्टर बन सके, अपनी माँ का सपना पूरा कर सके। उसकी बहन उसकी खूबसूरती से बहुत जलती थी। वो तो हमेशा उसे परेशान करने का मौका भी ढूंढती रहती थी। लेकिन वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके पास इसकी फ़ोटो कैसे? वो ठीक तो है ना पापा? आकाश जी की आंखों से आंसू गिर गए। आशी को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। वो अपने पापा से बोली, पापा आपको मेरी कसम बताइए ना, पंखुड़ी के साथ क्या हुआ है? पापा बताइए ना, वो ठीक तो है ना? आकाश जी अपनी हारी हुई आवाज़ में बोलते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही आशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्षमता जी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी आशी को संभालने लगी, लेकिन आंसू तो उनकी आंखों से भी बह रहे थे। आशी को आज इस खबर से बहुत हर्ट हुआ था। पंखुड़ी उसकी इकलौती दोस्त थी जिसे उसकी हर समय साथ दिया था। जब भी वह कभी डर जाती या अपनी पढ़ाई से हारने लगती तो वही उसका हौसला बढ़ाती थी, और आज वही उस दुनिया में नहीं रही। आशी काफ़ी देर तक रोती रही और क्षमता जी उसे संभालती रहीं। आकाश जी और क्षमता जी ने बहुत ही मुश्किल से आशी को शांत करवाया था। ज़्यादा रोने की वजह से वो सो चुकी थी। आकाश जी बोले, क्षमता आप आशी के पास रुकिए, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। ये बोल वो चले जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब अच्छे ने भी सुना था। वो अपनी बहन को रोता हुआ देख बहुत दुखी था। इधर आकाश जी जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वो सीधे वहाँ उस सेल में गए जहाँ संजीव बंद था। संजीव को देखते ही उन्हें आज पूरे दिन का वाक़या याद आने लगता है। उनकी गुस्से से मुट्ठियाँ भीग जाती हैं और वो अपनी बेल्ट निकालकर संजीव पर बरसाना शुरू करते हैं। संजीव बस इतना ही बोलता है, बहुत जल्द इसका बदला लूँगा मैं। कुछ हवलदार आकर आकाश जी को संजीव से अलग करते हैं। आकाश जी वहाँ से सीधे कमिश्नर के ऑफिस चले जाते हैं। कमिश्नर बोले, आकाश तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। वो आगे कुछ कहते तभी आकाश जी का फ़ोन बजता है। वो देखते हैं कि फ़ोन पुलिस स्टेशन से है। फ़ोन पर वो जो बात सुनते हैं उसके बाद वो गुस्से से बोलते हैं, इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए वो जेल से भाग गया, क्या कर रहे थे तुम लोग? ये बोल वो गुस्से से फ़ोन काट देते हैं और जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। वो जा ही रहे थे कि उनका फ़ोन एक बार फिर बजता है, फ़ोन की दूसरी तरफ से। हवलदार बोला, सर हम सभी संजीव का पीछा कर रहे थे, वह पुलिस स्टेशन से ही एक जीप लेकर भागा था। और क्या, आगे बताओ जल्दी, आकाश जी गुस्से में बोलते हैं। संजीव बोला, जो गाड़ी लेकर वो भागा था वो वही गाड़ी थी जो सुबह ख़राब हुई थी, जिसमें पता चला था कि उसका ब्रेक फेल है। वो जिस तरफ भागा था वहाँ खाई के पास डिसबैलेंस की वजह से गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि वो बचा होगा। जल्दी ही आकाश जी और बाकी सभी के एक्सपर्ट वहाँ पहुँचते हैं। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार उससे यही पता चलता है कि संजीव अब नहीं रहा। इस केस की फाइल भी बंद हो गई थी। सब कुछ अब नॉर्मल हो गया था। आकाश जी भी अपने परिवार के साथ खुश थे। इस बीच अक्कू और मायू की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों हमेशा साथ साथ थे। एक दिन आकाश जी सभी के साथ हॉल में बैठे थे। अक्कू और मायू खेल रहे थे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। क्षमता जी आशी को देखते हुए कहती हैं, आशी बेटा जाकर दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है, हो सकता है मंजू जी हों। उनकी बात सुनकर आशी कहती है, ठीक है मम्मा मैं देखती हूँ। और आशी जब दरवाज़ा खोलती है तो कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। अंदर हाल में बैठे आकाश जी और क्षमता कुछ बोलते तभी उन्हें आशी के चीखने की आवाज़ आती है। वो सब उस ओर जाते हैं। तभी उनके सामने एक शख्स आकर बोलता है, कैसे हैं मिस्टर आकाश? आकाश जी उस आदमी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं संजीव ही था, जिसने अपने एक तरफ आशी को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। उसके साथ काफ़ी लोग थे। आकाश जी बोले, तुम जिंदा हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की?
छोड़ो उसे वरना मौत से बदतर सजा दूंगा तुझे मैं। आकाश जी की बातें सुनकर संजीव शैतानों की तरह हंसने लगता है। तभी उसके सर पर आकर कुछ लगता है। वो देखता है कि एक पेपर वेट आकर उसके सर पर लगा था। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आसी अपनी माँ के पास भाग जाती है। अक्कू बोला, छोड़ो मेरी दीदी को वरना बहुत मारूंगा। संजीव जानवरों की तरह हंसते हुए अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो सभी आदमी जाकर सबको पकड़ लेते हैं। एक आदमी अक्कू को पकड़कर संजीव के पास लाता है। संजीव अक्कू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसका चेहरा सूज जाता है और उसका होठ भी फट जाता है। तभी संजीव के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। वो मुक्का आकाश जी ने उसे मारा था। आकाश जी उसके आदमियों की पकड़ से छूट गए थे और संजीव के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे। वो सभी को मार रहे थे। संजीव जब देखता है कि आकाश अब उसके मुकाबले से बाहर है तो वो अपने आदमियों को कुछ इशारा करते हैं। आकाश जी जो संजीव को मारे जा रहे थे उनके गर्दन पर कुछ चुभता है। वो देखते हैं तो एक आदमी ने उनके गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया था। जल्दी ही आकाश जी पर उस इंजेक्शन का असर होने लगता है। वो इंजेक्शन एक ऐसा ड्रग था जिससे ह्यूमन बॉडी कुछ घंटों के लिए पैरालाइज हो जाती है। आकाश जी की ऐसी हालत देखकर क्षमता, अच्छा और आसी उनके पास आते हैं। क्षमता बोली, आकाश जी क्या हुआ आपको, उठिए पापा प्लीज़ उठिए। तभी उसकी नज़र इंजेक्शन की आसी बोली, पापा प्लीज़ उठिए। तभी उसकी नज़र इंजेक्शन की शीशी पर जाती है तो वो बोलती है, मम्मी पापा की बॉडी पैरालाइज हो गई है इस इंजेक्शन से। अच्छा बोला पापा। तभी एक आदमी आकर क्षमता जी को भी वही इंजेक्शन लगा देता है और अच्छ को एक रूम में बंद कर देता है। जिस रूम में उसे बंद किया गया था उसी रूम में मायू भी छिपी हुई थी। अच्छ जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। मायू बोली, अक्कू प्लीज़ मत जाओ, वो बहुत गंदे हैं, वो तुमको बहुत मारेंगे। तभी उन दोनों को आसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो दोनों दरवाजे को होल से देखने लगते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर उनकी रूह भी कांप जाती है। आकाश जी और क्षमता के सामने ही संजीव और उसके साथ आए सभी ने आसी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। क्षमता ने तो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी अपनी बच्ची के साथ ऐसा सलूक। आकाश जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी लेकिन कानों का क्या, उसमें उनकी फूल जैसी बच्ची की चीखें सुनाई दे रही थी। मायू तो बेहोश हो गई थी डर से। तभी संजीव आया और उसने आकाश जी के सीने पर बिल्कुल दिल के पास गन पॉइंट करके बोलता है, एक बार एक लड़की के साथ ऐसा करने के लिए तूने मुझे बहुत मारा था ना, तो देख आज मैंने वही सब तेरी बेटी के साथ तेरे ही घर में तेरे ही आंखों के सामने किया। अब बता क्या बिगाड़ लिया तूने मेरा। ये बोल उसने आकाश जी पर गोली चला दी। अपने सामने ये सब देख कर अच्छ भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दीदी बेजान सी पड़ी थी जो जिंदा तो थी लेकिन एक लाश की तरह। उसके सामने उसका घर जल रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी बहन भी भागकर उस घर में चली जाती है। अच्छ जोर जोर से रोने लगता है, प्लीज़ कोई मेरे पापा माँ दीदी को बचा लो, मेरी मायू भी अंदर है, उसे भी बचा लो। वो बच्चा रोए जा रहा था लेकिन उसका कोई भी सुनने वाला नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसकी उम्र कोई 33 साल होगी वो खड़ा था। अच्छ जाकर उसके सीने से लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कोई और नहीं अच्छ के मामा थे जो उसे अपने साथ ले आए थे। उन्होंने ही अच्छ को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अच्छ के मन में एक आग पल रही थी जो वो संजीव से बदला लेकर की बुझने वाली थी। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंचा था। उसे राजीव तो नहीं मिला लेकिन उसे ये खबर ज़रूर मिली कि उसकी एक बेटी है जिसे वो ढूंढ रहा है। अच्छ जो अपने बीते कल में खोया था वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसकी पूरी नसें तन गई थी। गुस्से से उसकी आंखें किसी जलते अंगारे की तरह लाल हो गई थी। आज भी वह उस पल को याद करता है तो अपने परिवार के लिए तिल तिल मरता है जिस एक पल ने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी कुछ बोलता है तो अच्छ ने कहा, मुझे उसकी पल पल की डिटेल चाहिए। फिर अच्छ खुद से बोलता है, दूसरों की बेटियों और बहनों की इज्जत से खेलने का शौक़ रखने वाले, जब तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तब तुझे समझ में आएगा। क्या मीरा सच में संजीव की बेटी है या अच्छ को कोई गलतफहमी हुई है। मीरा का परिवार तो खुद किसी की साजिश का शिकार हुआ है। क्या होगा जब मीरा के बड़े पापा को अच्छ की शर्त के बारे में पता चलेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अभी बहुत सारे राज से पर्दा उठना बाकी है।
कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।